हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी भी समझ आप में डेवलप होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में से कौन सा वर्ग औसत या मीन निर्मित करता है? तो ये मध्यम वर्ग को मीन या औसत वर्ग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया था? तो उन्होंने चर्च को दोष दिया था, इसलिए उन्होंने धर्म और राजनीति को अलग किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट में इसको जूम थोड़ा कर दूं। हाँ, हीगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? परिवारवाद है, बुजुर्ग वर्ग प्रतिवाद है और राज्य संवाद है। बिल्कुल सही बात है। जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है तथा जो वास्तविक है वो मुक्ति मूलक है। सही बात है। अंतर विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करते। तो उपयुक्त सारा सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन को की आलोचना पिग फिलॉसफी कह के किया था? तो कार्लाइल ने इनके दर्शन को, उपयोगितावादी दर्शन बेंथम जो है उनके दर्शन को पिग फिलॉसफी कहा था। सेवाइन के अनुसार बेंथम में मनोवैज्ञानिक निरीक्षण की न तो कोई विशेष योग्यता थी और न ही विशेष रुचि थी। मतलब सेवाइन ने भी इनकी आलोचना की है, लेकिन वह आचार विज्ञान का न्यूटन बनना चाहता था। मैक्सी के अनुसार बेंथम व्यक्तिक और सामाजिक उपयोगिता के बीच की खाई को पार करने में असमर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जॉन रॉल्स की कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनकी बुक है, इनके कालक्रम में भी सजाने को आ जाता है कभी कभी, तो याद रखिए, द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, जस्टिस एज अ फेयरनेस इन 1985, द लॉ ऑफ पीपल 1999, फिर है अ लेक्चर ऑन हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलॉसफी। तो ये इनकी फेमस बुक है, इनको आप लिख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा माओ का कथन नहीं है? यानी तीन उनके कथन है, एक नहीं है। पहला है, राजनीतिक शक्ति की बंदूक की नली से होती। यही एक क्वेश्चन, इसी लाइन को सिर्फ यूजीसी नेट में पूछा गया था, ये किसकी लाइन है? ये मतलब ये वाली जो लाइन है कई कई बार एग्जामों में आया हुआ है। इनका है ही, कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष। ठीक बात है। क्रांति एक रात्रि भोज का आयोजन नहीं है। जो क्रांति है एक रात्रि भोज का आयोजन नहीं है। अनुवम वास्तविक शेर है नहीं। तो यही उनका कथन नहीं है। बाकी ये जो तीनों है उनका कथन है, ये जान लो आप। माओ ने गोरिल्ला युद्ध के लिए 10 के विरुद्ध 10 का नियम बताया था। माओ ने राजनीतिक रक्त रहित युद्ध के सिवाय और कुछ नहीं है, जबकि युद्ध रक्त रंजित राजनीति। ये भी काफी उनकी फेमस लाइन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वहां पूछ रहा था कौन सा गलत है, अब यहाँ पूछ रहा कौन सा सही है। क्वेश्चन में हमेशा इस पे बिल्कुल विशेष जोर दीजिएगा। बिहेवियरलिज्म उद्दीपक अनुक्रिया रूपावली पर आधारित है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म, बिल्कुल सही बात है। जो बिहेवियरलिज्म है उसके 8 सिद्धांत है और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत है। अगला है, पोस्ट बिहेवियरिज्म का पूर्णतः खंडन करता नहीं, अंशतः खंडन करता, पूर्णतः नहीं करता। बिहेवियरिज्म और बिहेवियरिज्म में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, मतलब बिहेवियरिज्म और उत्तर व्यवहारवाद में कोई अंतर नहीं, मतलब व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। नहीं, थोड़ा तो अंतर है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो ये है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसी का एक्सप्लेन है। आगे चलते हैं। अगला है, कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों की को कल्पना लोकीय समाजवाद कहा है।
ठीक बात है। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की थी, ठीक है, दोनों सही क्या है, एक सही है परंतु नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो यूजीसी नेट ने दिया है वो सी दिया है, ए सही है बट आर गलत है। अच्छा देखो, इन चिंतकों ने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना नहीं की थी बल्कि सामाजिक गैर बराबरी की ओर ध्यान दिया था, मतलब सबको बराबर का, पूंजीवादी व्यवस्था का आलोचना न करते हुए वो किया था। मार्क्स और एंजल ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिवाद, ये भी कई बार एग्जाम में, अभी मैं किसका वो हाँ अभी मैं उड़ीसा का सेट जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसका सॉल्यूशन कराया था, तो उसमें ये पूछा था वैज्ञानिक या साइंटिफिक सोशलिज्म का प्रतिपादक कौन था, तो ये मार्क्स और एंजल है, यही क्वेश्चन बना था। ये भी कई बार एग्जाम में आया। समाजवाद शब्द को किसने कॉइन किया था, सबसे पहले किससे प्रयोग किया था, रॉबर्ट ओबर ने किया था। अगला है प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के चार संघटकों का सही क्रम बताइए, ठीक है। तो इसका सही क्रम है आपका, इसका सही क्रम है, पहला है आपका बुद्धिमान, विजडम है, इसका सही क्रम देखो, बुद्धिमान है, साहस है, संयम है और न्याय है। देखो, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के चार संगठनों का सही क्रम इस प्रकार है, पहले बुद्धिमत्ता है, साहस है, संयम है, न्याय है। प्लेटो के अनुसार राज्य में बुद्धिमत्ता, साहस और संयम के प्रतिनिधि तीन वर्ग हैं, जैसे बुद्धिमत्ता कौन होंगे, सैनिक शासक वर्ग होंगे, साहस किस में होगा, सैनिक वर्ग में होगा, और संयम किस में हो, उत्पादक वर्ग में होगा। प्लेटो के अनुसार न्याय अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना है, दूसरों के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना, वही उनका न्याय है। बार्कर के अनुसार प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं, वह केवल मनुष्य को अपने कर्तव्य तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। ये बार्कर का है कथन। अगला है आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सावरकर है, एम एन रॉय है, अरविंदो घोष है, जयप्रकाश नारायण है। लोटस एंड डैगर्स नामक को गुप्त संस्था अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी शीर्षक पुस्तक कानून षड्यंत्र मुकदमे में दंडित किसको दंडित किया गया था, समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण। तो हिंदू धर्म वाला हो जाएगा सावरकर, ए का 4 किस में है, ए का 4 एक में ही है, उसी से हमारा सॉल्व हो जाता, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा, बी बी में 3 और हाँ, और सी अरविंदो घोष हो जाएंगे ये, और जयप्रकाश नारायण है आपके, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर, देखो, कानून से पर ढाके को भी को भी गिरफ्तार किया गया था, अच्छा ठीक है। सावरकर का ये है, आप देख सकते हो। हाँ, ये भी कई बार एग्जाम में, हिंदू पदशाही, हिंदू राष्ट्र, 6 ग्लोरियस एक्सपो एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सावर की पुस्तकों का क्रम है, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने कई बार एग्जामों में देखा, अगर आप कहीं की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे या प्रैक्टिस सेशन किया होगा, तो ये सावरकर की फेमस बुक है। बाकी ये भी अननोन थोड़ी सी वो बुक है, तो उसको भी आप जाएं, क्योंकि अब एग्जामिनर थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, तो ये सब बुक को भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किसके विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ, तो पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निर्भरता सिद्धांत और पुस्तकें, जो निर्भरता सिद्धांत है उससे रिलेटेड एक तो थिंकर आपको पता चल गया, ये सब थिंकर किससे है, निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी के। और मेरे चैनल पे अभी आपको आईआर भी कराई जा रही है, और साथ ही साथ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन में यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से करा रही हूँ, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी की एमसीक्यू काफ़ी सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले रखी है अपने चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हो। पहले भी वाली भी क्लास भी आपको हेल्प करेगा। तो अब इसमें हम मैच करना है, तो देखो फर्स्ट का है समीर अमीन का है सेकंड, सेकंड है ना, हाँ, एक्यूमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल, ठीक है। और है फ्रैंक का हो जाएगा कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। तीसरा फिर एफ हेनरिक कार्डोसो का हो गया आपका डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट। और पॉल स्वेजी का है मोनोपोली कैपिटल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी बुक है और मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसको आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उसमें राइट डाउन की भी कर सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और 2-3 बार इसको देख लोगे तो याद हो जाएगा। आप इसका ऐसे नहीं तो इसका ले सकते हो कि इसका इक्वेशन के साथ दिया हुआ है, तो इसे भी ये लिख सकते हो। देखो समीर अमीन का क्या है, एक्यूमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल। एजी फ्रैंक का है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967। एफ हेनरिक डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट 1969। और पॉल स्वेजी का है मोनोपोली कैपिटल। अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन संस्थावादी उपागम से संबंधित है, तो ये है जेम्स ब्राइस, ठीक है, जेम्स ब्राइस ऑप्शन नंबर ए संस्थावादी उपागम से है। अगला है आपका, एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला निम्नलिखित में से कौन था, तो ये था हंटिंगटन थे। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही उग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। ईस्टर्न का है नियामक क्रियाविधि, डाइच का है अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, और सिल्स का संरचनात्मक विभेदीकरण लुसियन पाई। नकारात्मक प्रतिपुष्टि, तो पहला वाला सिर्फ मैच किया हुआ, बाकी तीनों नहीं है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो कार्ल लुईस की पुस्तक नर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट 1963 के निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ क्या दिया था, कार्ल डाइस का अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण नहीं है इनका। लुसियन पाई राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास की अवधारणा दी, यहाँ क्या दिया था लुसियन पाई का, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, वो नहीं होगा। एडवर्ड्स ने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए किया था, उन्होंने 5 प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया था जो इस तरीके का है, कौन सा है, राजनीतिक लोकतंत्र, संरक्षक लोकतंत्र, आधुनिकीकृत वर्गतंत्र, सर्वाधिकार वर्गतंत्र और परंपरागत वर्गतंत्र। ये भी एग्जाम में पूछा कि एडवर्ड सिल्स का है, तो एडवर्ड सिल्स में ये क्या क्या दिया हुआ था, संरचनात्मक विभेदीकरण, तो ये है राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किए थे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सांस्कृतिक द्वैतवाद, द्वैतवाद, तो इसमें अभिजात लोगों का एक आधुनिकृत वर्ग होता है जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं, तो यह है सी इसका सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित आगत कार्यों का सही क्रम बताइए, ठीक है। हित समूहीकरण, हित सुस्पष्टीकरण, राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती राजनीतिक संप्रेषण, तो ये हो जाएगा ये बी, किसका, आलमंड का है ना, हाँ, तो इसका बी आंसर है बी, बी का 3। देखो राजनीतिक समाजीकरण एवं भारतीय हित स्पष्टीकरण, हित समाहीकरण, और फिर है राजनीतिक संप्रेषण। आलमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत को इस प्रकार क्रम किया, देखो निर्गत में क्या आता है और आगत में क्या आता है, आगत में क्या आता है राजनीतिक, ये इसमें क्या पूछ रहा था, आगत का ही ना, आगत का,
तो ये इम्पॉर्टेंट ही है, आगत और निर्गत दोनों आपको जानना जरूरी है। उनका जो संरचनात्मक प्रकारात्मक जो सिद्धांत था, तो उसमें देखो आगत में 4 चीजें हैं। राजनीति का पहले समाजीकरण एवं भर्ती होगी, फिर उनके हित को सुस्पष्ट किया जाएगा, फिर हित का सामूहिकरण होगा, फिर राजनीतिक संप्रेषण होगा। और आउटपुट निर्गत में क्या होगा, पहले निर्णय निर्माण होगा, निर्णय का क्रियान्वयन होगा, फिर नियम का निर्णय होगा, नियमन निर्णय निर्णय, ठीक है, नियम का निर्माण, फिर नियम का क्रियान्वयन, फिर नियम निर्णयन, ठीक है, याद रखना। अगला है प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यंत्रवादी सिद्धांत। प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को यंत्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को यंत्रवादी, परंपरागत सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है, इनका नाम ये देखिए, हेनरी फ्योल है, लूथर गुलिक है, LF उर्बिक जी हैं, MP फॉलेट है, S रिले है, रिले और मूने दोनों है। शास्त्रीय सिद्धांत का मानता है कि प्रशासक होता है चाहे उसके द्वारा किसी प्रकार के कार्य किसी परिप्रेक्ष्य में क्यों न संपादित किए जाए। शास्त्रीय सिद्धांत का उद्देश्य संगठन के निश्चित सिद्धांतों का विकास करना है। अगला है अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षण से मिलता है। तो ये मैकियावेली से, उन्होंने भी शेर और लोमड़ी वाला जो दिया था उससे, तो ये मैकियावेली से मिलता है, ठीक है। और पेरेटो ने क्या सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स दिया है, देखो शेर और लोमड़ी वाली। अगला साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है। इसका पक्षधर कौन है, जिसके पक्षधर है हंटिंगटन। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 21, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है। संविधान के प्रावधान के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। दूसरा है किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं। तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आधारित है। यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो इसका पहला और तीसरा क्या पूछ रहा था, कौन सा सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही नहीं है, ये और ये सही नहीं है, और दूसरा और ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हो गया 22, कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1956 में निम्नलिखित संबंधित नीति को स्वीकार किया गया। तो समाज का सामाजिक ढांचा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला था। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच सांठगांठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पार्थ चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था किनके बीच विरोध नजर आएगी। तो ये आधुनिकता और लोकतंत्र। अगला है पार्थ चटर्जी की, रुक जाओ, पार्थ चटर्जी की बुक भी पूछता है। देखो पार्थ चटर्जी के पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में आधुनिकता और लोकतंत्र के बीच विरोध नजर आएगा। पार्थ चटर्जी ने अपने अध्ययन में नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी एवं आधुनिकीकरण मॉडर्निटी के सवालों पर विचार किया। उन्होंने अपने लेख ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी इन पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी में उक्त विषयों पर विचार किया। अब मान लीजिए कहीं पूछ दे कि कहाँ किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है और देख लेते। पार्थ चटर्जी के अनुसार उत्तर औपनिवेशिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन राजनीतिक समाज में हो रहा है
चटर्जी के अनुसार औपनिवेशिक काल में आधुनिकता के सवालों के इर्द गिर्द सामाजिक परिवर्तन की बहस हो रही है, जबकि उत्तर औपनिवेशिक काल के राजनीतिक समाज में लोकतंत्र का सवाल बहस तलब है। अगला है आर्टिकल 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। कब घोषित कर सकता है? इसमें स्टार बना यानी ये एलिमिनेट किया गया होगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का है भारतीय समाज में तीव्र धार्मिक मुखीकरण के दृष्टि से भारत राज्य की धर्म निरपेक्ष की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होती है। कारण बोल रहा है भारतीय समाज में सांस्कृतिक बहुलता एवं विध्य को एक सर्वमान्य राष्ट्र राज्य एकीकृत करने तथा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान साम्राज्यवादी फूट डालो और शासन करो तथा मुस्लिम लीग की द्वि राष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गढ़ा गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और सही उसकी व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय पूंजीवाद में धर्मशाला मॉडल किसने दिया था? तो ये दिए थे राजकृष्ण। भारतीय पूंजीवाद में धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन, ये लिख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब कम बार रिपीट किया गया है तो इसलिए रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या आप यूपी पीजीटी दे रहे हो उसमें भी, या तो किसी भी स्टेट का दे रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रवर्तक ठीक है, इतना में किया था, इतना तक ठीक है। भारतीय में वार्षिक दर ठीक है। अगला चलते हैं 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया था। तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए कामराज योजना। ठीक है, अगला है देखो, कामराज योजना लागू होने के बाद कामराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इस योजना के कारण इस्तीफा देने वाले केंद्रीय मंत्रियों में मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, एस.के. पाटिल शामिल थे। मुख्यमंत्रियों में चंद्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के मंडलोई, उड़ीसा के बिजू पटनायक तथा जम्मू कश्मीर के प्रधान बख्शी गुलाम मोहम्मद आदि भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के बाद जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कामराज योजना शुरू किया था। अगला है निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? तो इसके बारे में सही है कि इसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और गलत क्या क्या है, क्या सही नहीं है ना ये? अच्छा, यही सही नहीं है ना, सही उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्ष होता नहीं। और सही क्या क्या है ये जानते हैं। केंद्रीय सतर्कता, देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद संवैधानिक पद है, उसे सीबीआई की कार्यकारिता का अधीक्षण करने का अधिकार होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष तथा 65 वर्ष। ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे 5 वर्ष दिया था ना, यही गलत है। अगला है, और ये संथानम कमेटी की सिफारिश पे, देखो भ्रष्टाचार को रोकने हेतु संथानम कमेटी सिफारिश पे 1967 में केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव से केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। ये भी एग्जाम में कई बार हुआ कि किसके सिफारिश पे हुआ था। तो संथानम कमेटी से कब हुआ था? 1964 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अच्छा, मतलब उसके पदासीन होने का, इसमें कौन कौन सा सही है पूछा जा रहा है। तो राजनीतिक दलों के हिसाब खाते का लेखा जोखा प्रतिवर्ष किया जाता है, सही नहीं है ये बोल रहा है ना। और जिसका आंसर है आपका सेकंड और थर्ड। सेकंड में क्या है? राजनीतिक दलों हिसाब किताब लेखा जोखा प्रतिवर्ष किया जाता है। और थर्ड है निर्वाचन से संबंधित भुगतान करके समाचार देना एक निर्वाचकीय अपराध है। तो थर्ड, ये डी इसका आंसर है। अगला है आपका अभिकथन, शक्ति अभिजन से संबंधित सी राइट मिल्स के तर्क शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतों के ढांचे पर आधारित
कारण अभिजन परक निरूपण करना शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं है। ये कथन व कारण का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रिज्म समाज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है विकासशील देशों में लोक प्रशासन का संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये साला मॉडल इन्होंने रिक्स ने दिया था। अगला है जॉब लोडिंग का अर्थ क्या होता है? तो उत्तरदायित्व कार्यक्षेत्र चुनौतियों को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाया जाए, ये होता है जॉब लोडिंग। ठीक है, सब लोक प्रशासन के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको लोक प्रशासन से ही मिलेगा। लोक प्रशासन का नकारात्मक अभिप्रेरणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो यह भय पे आधारित होती है। अगला है लिंकर्ट के ने अभिप्रेरणा का प्रबंध हृदय कहा है। अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है, ये ध्यान रखना। नकारात्मक अभिप्रेरणा के उदाहरण कौन कौन से हैं? वेतन भत्ते में कमी, पदोन्नति, निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, डांट फटक, जबरन छुट्टी, मौद्रिक दंड और निर्धारित पदों तो या वेतन पर वृद्धि रोकना, ये सब है। निम्नलिखित में से किसके विचारों से सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित थे? तो बर्नार्ड से। ऑप्शन नंबर सी। और मेरे चैनल पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 200 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांत पर आधारित है। शास्त्रीय सिद्धांत शास्त्र ने व्यवहारपरक विश्लेषण का अभाव था, तो इसका हो जाएगा बी। ए और दोनों से बट सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है? तो ये है तार्किक प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस विचार ने मिथक और लोकोक्ति के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किया? तो ये हर्बर्ट साइमन है। ये वाला भी क्वेश्चन आपका उस अभी जो हुआ था, क्या बोलते पीजीटी उड़ीसा का, ये वाला क्वेश्चन था। किसने वो प्रशासन को मिथक और लोकोक्ति कहा था? वो भी आप देख सकते हो। इंग्लिश में क्वेश्चन है क्योंकि इंग्लिश में ही क्वेश्चन होगा वहाँ का। जॉन ऑफ इंडिफरेंस तो सत्ता। ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में किया है? तो एमपी फॉलेट। अगला है युद्ध के गैर राज्य के आयाम को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तर वेस्टफेलिया युद्ध। वेस्टफेलिया युद्ध कब हुआ था? 1648 में। ठीक है, इसमें यूरोप में द्वारा 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था। वेस्टफेलिया राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ था, यहीं से राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ था, जिसने राष्ट्र राज्य का को सर्वोच्च का मतलब राष्ट्र राज्य का स्टार्ट कब से हुआ था? इसी वेस्टफेलिया युद्ध से। अगला है ये 30 वर्ष तक चली थी ये क्रांति, इस 30 वर्षीय क्रांति भी कहते हैं। 1 दिसंबर 1943 की तेहरान घोषणा निम्नलिखित में से किसकी योजना थी? तो ये थी शांति कायम करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फंक्शन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला क्या था? तो ये डेविड मैत्रेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। फंक्शन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन मैत्रेनी का है। अच्छा, अर्नेस्ट हास्ट का इस बार भी आया था ना, अर्नेस्ट हास्ट का इस बार यूजीसी नेट में। अर्नेस्ट हास्ट ने नव प्रकारात्मक सिद्धांत को विकास किया था। ठीक है, और डेविड मैत्रेनी का नव हितैषी अंतर्राष्ट्रीयवाद, अ न्यू बेनेवोलेंट इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, ये लिख लो। अगला है आपका, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो 2 चीज़ रखता है, एक तो सिलेबस आपका और आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप भी जब भी तैयारी करो स्मार्ट वर्क करो, कितना भी आप पढ़ लोगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करोगे तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मेरे कहने से आप इस बार जिस भी स्टेट का दे रहे हो उसका प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छे से उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, और उस क्वेश्चन से इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन और बनते हैं बस उसको देख लो। देखो बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा। CEP कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच शासकीय मंजूरी अक्टूबर 2010 में दिया गया था? तो भारत और जापान।
अगला है व्यवस्था विश्लेषण के मार्टन प्लान के मॉडल का सही अनुक्रम क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका है अनुक्रम में ही दिया गया है, शक्ति, ढीली, कठोर, सार्वभौमिक। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन 46, स्टेबल पीस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो केनेथ वॉल्डिंग ने लिखी है स्टेबल पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के प्रस्ताव संख्या 1441 2002 से संबंधित क्या है। संबंधित इससे है कि इराक का प्रस्ताव जिसमें यह कहा गया था कि यदि सद्दाम हुसैन यूएन निरीक्षण दल को अपने जनसंहारक हथियारों को ब्यौरा नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतना होगा, यही था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 48, तीन विचारधारा यथार्थवाद, तर्कवाद और क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है। तो मार्टिन वाइट, ऑप्शन ए। अगला 49, कथन और कारण का है क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं जिन्हें 15 में से 9 सदस्यों के बहुमत और साथ ही 5 स्थायी सदस्यों के प्रत्येक द्वारा प्रतिपादित करना पड़ता है। इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के समस्त निर्णयों के ऊपर वीटो का पावर है। तो बिल्कुल सही बात है, सही, दोनों सही कह रहा है, सही स्पष्टीकरण भी है। 49, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं, अस्थायी और अपरिवर्तन मानवीकृत की मूल राजनीतिक स्थिति मानव अस्तित्व में स्वहित आधार, और बी है ना इसका, और चौथा हो जाएगा राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित करना। बल प्रयोग केवल विदेशी नीति का अंग है, नहीं, ये वाला नहीं है, बाकी आपका 1 2 और 4 है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इसका ले सकते हो आप, देखो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने किए हैं आज के प्रैक्टिस सेशन में, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके अलावा काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मेरे चैनल पे भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, तो आप तो और भी वीडियो जो भी चैनल पे है आप देख सकते हो, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।